सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द स्क्वाड के बारे में। ये कहानी है कुछ रॉबर्स की और कुछ पुलिस वालों की। रॉबर्स जहाँ पर नियमों का उल्लंघन करते हैं, वहीं पुलिस वाले नियमों में रह करके इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने पेरिस का दृश्य आता है। यहाँ पर हम बहुत सारे क्रिमिनल्स को देखते हैं जो लोगों को पीट रहे हैं और उन्हें बंधक बना रहे हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग मासूम हैं या पुलिस वाले। जो भी उनके आसपास आता है वो लोग उन्हें पीटने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम पुलिस वालों के एक ग्रुप को देखते हैं जिनका मुखिया है ब्यूरेन। इस ग्रुप को एंटी गैंग भी कहा जाता है। जब भी शहर में कुछ ऐसे लोग ऐसी हरकतें करते हैं तब यही टीम उनसे मुकाबला करती है। ये पूरी टीम चाहती है कि शहर के हालात पहले जैसे हो जाएं। कोई भी यहाँ पर क्राइम ना करे, और अगर कोई क्राइम कर रहा है तो वो 10 बार सोचे कि आखिर वो क्यों कर रहा है। ब्यूरेन को जाना जाता है नियमों का उल्लंघन करने के लिए। वो जब भी किसी क्रिमिनल के पीछे लगता है वो किसी भी नियम कानून को नहीं मानता। उसे कैसे भी उन्हें पकड़ना है। इसके ग्रुप में जितने भी लोग हैं ये सारे लोग पहले क्रिमिनल हुआ करते थे, वो भी सबसे खतरनाक वाले। लेकिन एक वक्त के बाद इन लोगों को भर्ती कर लिया गया इस ग्रुप। तब इन लोगों ने सारे बुरे काम को छोड़ दिया और अब अपने जैसे लोगों का पीछा करते हैं। इन्हें पता है कि एक क्रिमिनल कैसे सोचता है। इसी बीच ये लोग चले आते हैं अंदर। जितने भी लोगों को यहाँ पर गुंडों ने बंधक बना करके रखा था वो उन सारे लोगों को छुड़ाते हैं और एक एक करके गुंडों की धुलाई करने लगते हैं। वो उन्हें मौका ही नहीं देते इस जगह को लूटने का। जब तक उन्हें समझ में आता है तब तक ये लोग सारे लोगों को मार गिराते हैं। इन्हें मारने के बाद ये लोग पहुँचते हैं एक होटल में और सेलिब्रेट करने लगते हैं आज की जीत को। सब अपने अपने बारे में बात कर रहे हैं। यहीं पर एक लड़का है जिसका नाम है मनु। आज उसका जन्मदिन है। सब लोग उसे बधाई देते हैं। मनु ने नए नए इस गैंग को ज्वाइन किया है, इसीलिए सब उसकी खिंचाई भी करते हैं। तभी हम मार्कोक्स नाम की महिला को देखते हैं जो आती है यहाँ से बाहर। तब ब्यूरेन भी उसके पीछे पीछे आता है और उसके हाथों से सिगरेट लेकर के कहता है कि मैं थक गया हूँ उस रिश्ते को छुपा छुपा, अब मुझसे ये नहीं होता। मार्कोक्स कहती है कि तुम बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, हमें ऐसे ही रिश्ते को छुपा करके रखना है ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना लगे। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी आकर के यहाँ पर एक गाड़ी रुकती है। ब्यूरेन देखता है कि उस गाड़ी के अंदर उसका एक दोस्त है। वो जाकर के बैठ जाता है। तब वो आदमी बताता है एक बैंक के बारे में। इस बैंक के अंदर पूरी दुनिया से लोगों ने अपने काले धन को छुपा करके रखा है, लेकिन अब तक किसी को भी इसके बारे में कानो कान भनक नहीं लगी है। बैंक वाले दिन प्रतिदिन अपने कारोबार को बढ़ाते जा रहे हैं और भी बुरे लोगों को पता लगते जा रहा है इस बैंक के बारे में। जैसे ही ब्यूरेन इन बातों को सुनता है वो इस आदमी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं जल्दी ही बैंक जाने वाला हूँ। तभी रात हो जाती है। सुबह सुबह ब्यूरेन जैसे ही जगता है हम देखते हैं कि वो अपने साथी कार्टियर के घर पे है। यहाँ पर कार्टियर की पत्नी भी है। तब ब्यूरेन और कार्टियर यहाँ से निकल पड़ते हैं बैंक जाने के लिए। आधे रास्ते में कार्टियर ब्यूरेन को कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है, मैं तुम लोगों को बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। इन बातों को सुनने के बाद ब्यूरेन चुप हो जाता है और थोड़ी देर के बाद कहता है कि हमें काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसी बेकार बातों पर। तभी ये लोग पहुंच जाते हैं बैंक। चारों तरफ बैंक को देखते हैं। तब कार्टियर ब्यूरेन से पूछता है कि अगर तुम्हें इस बैंक को लूटना होता तब तुम कैसे लूटते, इस बारे में सोचो। तभी यहाँ का मैनेजर आता है और इन्हें कहता है कि आप लोगों की मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। ब्यूरेन बताता है कि वो एक पुलिस वाला है और वो आगाह करने आया है इस बैंक को, क्योंकि यहाँ पर कभी भी चोरी हो सकती है। इस बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही कमजोर है। वो कुछ वीक पॉइंट्स भी बताता है जिन्हें मैनेजर नोट कर लेता है। जाने से पहले ब्यूरेन कहता है कि यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दो। इतना कहते ही ये लोग निकल पड़ते हैं और जाते हैं पुलिस स्टेशन। जब ये लोग लिफ्ट में होते हैं तब हम मार्कोक्स को देखते हैं और यहाँ पर मार्गो का पति भी है जिसका नाम है बेकर। इसीलिए ब्यूरेन कुछ भी नहीं करता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। जैसे ये लोग ऊपर आते हैं ब्यूरेन देखता है कि बेकर जा रहा है मार्कोक्स के ऑफिस में। वो समझ नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है। तब बाकी लोग उसे बताते हैं कि बेकर इनका नया चीफ है। ब्यूरेन समझ जाता है कि अब यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है। बेकर बाहर आता है और कहता है कि शहर में पुलिस वालों की इमेज खराब होती जा रही, सिर्फ एंटी गैंग की वजह से, क्योंकि इनका काम करने का तरीका बिल्कुल गुंडों की तरह है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एंटी गैंग को बंद कर दिया जाए। मैं इसके लिए अर्जी भी डाल रहा हूँ ताकि पुलिस की इमेज बची रहे। ये बात एंटी गैंग वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी दूसरी तरफ शहर में हम देखते हैं कि कुछ रॉबर्स आए हुए हैं एक ज्वेलरी शॉप और ये लोग सारे लोगों को पीट रहे हैं। जब ये लोग चोरी कर रहे होते हैं तभी हम एक महिला को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरी हो। जैसे ही एक रॉबर उसे देखता है वो आ जाता है उसके पास और सीधा उसके भेजे में गोली मारता है। यहीं पर इस औरत की मौत हो जाती। जब ब्यूरेन को इस बारे में पता लगता है तब वो आता है ज्वेलरी शॉप और उस औरत को देखने के बाद गुस्सा हो जाता है। वो जानता है कि ये कितनी घिनौनी हरकत की है उन रॉबर्स ने। वो सोचने लगता है कि इन्हें जल्दी से कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा वरना यहाँ का क्राइम रेट नीचे नहीं आने वाला। ब्यूरेन आ जाता है वापस। तब हम देखते हैं कि कार्टियर भी उसके पास ही सारे के सारे फाइल्स को ये लोग निकाल करके देख रहे हैं। देखते ही देखते यहाँ का माहौल बहुत ही इंटेंस हो जाता है। जब ब्यूरेन सारे फाइल्स को देखता है
तब उसे एक बात समझ में आती है कि ज्यादातर यहाँ की रॉबरी सिर्फ एक ही आदमी करवा रहा है, उसका नाम है कैस्पर। ये लोग हर जगह कैस्पर की फाइल ढूंढने लगते हैं। जितनी ज्यादा जानकारियां हो सके ये लोग कैस्पर के बारे में इकट्ठा करते हैं और अगले दिन निकल पड़ते हैं और जानकारियों को इकट्ठा करने के। सबको पता है कि ये केस बहुत ही बड़ा होने वाला है। अगर इन लोगों ने कैस्पर को पकड़ लिया और उसके सारे गिरोह को खत्म कर तो शहर का 90% क्राइम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इन्हें बस कैसे भी कैस्पर को पकड़ना है। इस केस में इन्हें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। कैस्पर तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान होगा, लेकिन ये लोग अपने काम को शुरू कर देते। सबसे पहले ये लोग हर एक उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर रिसेंट टाइम में रॉबरी हुई है, ताकि इन्हें कोई ना कोई सबूत मिल जाए। ये एक एक करके बहुत जगहों पे जाते हैं। तब इन्हें पता लगता है एक आदमी के बारे में। ये लोग उसे पकड़ते हैं और छत से उल्टा लटका देते हैं और पूछना शुरू करते हैं कि बताओ आखिरी बार तुमने कैस्पर के साथ कहाँ चोरी थी और कौन है कैस्पर, हमें वो कहाँ पे मिलेगा। लेकिन इस आदमी को भी ज्यादा कुछ भी नहीं पता होता। वो इन्हें कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ बताता है आखिरी चोरी के बारे जिसमें वो शरीक हुआ था। लेकिन बातों ही बातों में इन्हें एक और नाम मिलता है और वो नाम है फेडोर। फेडोर जंगल के बीचों बीच एक छोटे से घर में रहता है। ब्यूरेन अपनी टीम को इकट्ठा करता है और निकल पड़ता है फेडोर को पकड़ने के लिए। लेकिन ऐसे ही ये लोग उसके घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ये लोग बाहर इंतजार करने लगते हैं और उनकी सारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ये सारे लोग एक ट्रक के अंदर बैठे हुए हैं और मार्गो बैठी है अपनी कार। तब थोड़ी देर के बाद यहाँ से ब्यूरेन निकलता है और जाता है मार्गो की कार। तभी मेकआउट करने लगते हैं। इसी बीच हम कार्टियर को देखते हैं उसके साथी के साथ। इनकी नजर अभी भी है फेडोर के घर पे। तभी कार्टियर देखता है कि यहाँ पर कैस्पर आया हुआ है। इस चीज को देखने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है कि फेडोर और कैस्पर ये दोनों मिल करके काम कर। वो तुरंत इत्तला करता है ब्यूरेन को कि यही सही मौका है जब हम दोनों को पकड़ सकते हैं। ब्यूरेन कहता है कि हमें कैस्पर का ध्यान रखना है, असली मुजरिम वही है। वो अपनी सारी टीम को इकट्ठा करता है और तुरंत ही ये लोग दरवाजे को तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाने के बाद सबकी धुलाई करते हैं, लेकिन सबको देखने के बाद इन्हें पता लगता है कि कैस्पर यहाँ से भाग चुका है। तो ब्यूरेन अपनी गाड़ी लेता है और भागने लगता है कैस्पर के पीछे। कैस्पर भागता जा रहा है और वो उसका पीछा कर रहा है। तभी आधे रास्ते में ब्यूरेन अपनी पूरी टीम को इत्तला करता है कि कैस्पर भाग रहा है। वो लोकेशन भी बताता है। तब कार्टियर आता है अपने ट्रक को लेकर के। वो कैस्पर की गाड़ी में ठोकता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। तब बड़े ही आसानी से ये लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं और कैस्पर के साथ साथ उसकी पूरी टीम को लेकर के आते हैं पुलिस स्टेशन। जब ब्यूरेन अंदर आ रहा होता है तब वो देखता है बेकर की तरफ और उसके ऑफिस के सामने पटक देता है कैस्पर, उसे ये बात बताने के लिए कि एंटी गैंग कितना अच्छा काम कर। बिना एंटी गैंग के कभी भी कोई भी कैस्पर को नहीं पकड़ पाता। बाकी सारे पुलिस वाले यहीं पर बैठे रहते, सिर्फ एंटी गैंग वाले ही सारा का सारा काम करते हैं। इन चीजों को देखने के बाद बेकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और ये लोग बाकी सारे लोगों को लेकर के चले जाते हैं। एक एक करके ये लोग सारे लोगों को इंट्रोगेट कर रहे हैं। इनके पास फेडोर भी है और उसके बाकी साथी भी। सबको ये लोग इंट्रोगेट कर रहे हैं, लेकिन ये सारे क्रिमिनल जानते हैं कि इनके खिलाफ इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। ये लोग ज्यादा देर तक इन्हें बंद करके नहीं रख पाएंगे, इसीलिए इनकी लाख कोशिशों के बाद भी वो लोग चुप रहते हैं। जिस चीज को देखने के बाद सारे लोग परेशान होने लगते हैं। अब कहीं ना कहीं ब्यूरेन भी परेशान है। तभी बेकर आता है ब्यूरेन के पास और कहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्हें 24 घंटे तक यहाँ पर रख सकते हैं। 24 घंटे के बाद हमें इन्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर हमारे हाथों में कोई भी सबूत नहीं आया तो। वो ब्यूरेन को कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं, बस हमारा काम करने का तरीका अलग। मुझे पता है कि तुम फील्ड में बहुत ही अच्छा काम करते हो, लेकिन कुछ काम फील्ड के बाहर भी होते हैं जिस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ और वही काम करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि डिपार्टमेंट को और बेहतर बना सके। तभी ब्यूरेन यहाँ से निकल जाता है और पहुँचता है कार्टियर के पास। उसे बताता है कि मेरे हाथ कुछ सबूत लगा है, मैं उसे देखने जा रहा हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। तब ये दोनों चले जाते हैं और ज्वेलरी शॉप के सारे सीसीटीवी फुटेजेस को देखते हैं। इसी बीच इन्हें पता लगता है कि जिस लड़की की मौत हुई है वो स्टोर में पहले आई और सारी जगह की वीडियो बना के लेकर के। इस चीज को देखते ही ब्यूरेन समझ जाता है कि ये लड़की मिली हुई थी रॉबर्ट्स के साथ, लेकिन इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रॉबर्ट्स ने इस लड़की को क्यों मारा। वो समझ जाते हैं कि इन्हें इस लड़की के बारे में पता लगाना पड़ेगा। वो उसकी सारी तस्वीरों को निकालते हैं। एक तस्वीर में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है जिसके गले पर एक टैटू बना है। इस टैटू को देखने के बाद ब्यूरेन समझ जाता है कि ये किसी न किसी गिरोह का मेंबर था। तभी यहाँ पर मार्गोक्स भी आती है। ये लोग कहते हैं कि नेटली के बारे में जितनी जानकारियां हो सके सारी जानकारियों को इकट्ठा करो। तभी अगले दिन इन्हें कैस्पर को छोड़ना पड़ता है। जैसे ही कैस्पर यहाँ से जाता है ब्यूरेन आता है और वो बेकर को बताता है कि कैस्पर वो रॉबर नहीं है, वो रॉबर है नेटली का बॉयफ्रेंड जिसका नाम है यान। तब ये लोग यान के बारे में सारी जानकारियां निकालते हैं। बेकर पूरे डिपार्टमेंट को बुलाता है और कहता है कि यान बिल्कुल भी कोई आम आदमी नहीं है, इसका ग्रुप बहुत ही बड़ा है, इसमें सारे लोग फॉर्मर मर्सनरीज हैं। अगर उनके आसपास कोई भी जाएगा तब वो मारने में दोबारा नहीं सोचे, हमें अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी इनसे लड़ने। तभी अगले दिन हम यान के ग्रुप को देखते हैं जो जाते हैं एक ज्वेलरी शॉप में चोरी कर ली है। जैसे ही वहाँ का अलार्म बजता है पुलिस वालों को यह खबर मिल जाती है। तब बेकर अपनी पूरी टीम को लेकर के निकल पड़ता है उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन उसने
एंटी गैंग को यहीं पर छोड़ दिया है। वो नहीं चाहता कि वो लोग उसके साथ है। अगर वो लोग आए तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाएंगे। वो जाने लगते हैं स्टोर की तरफ। वहीं दूसरी तरफ एंटी गैंग वाले अभी भी काम कर रहे हैं। ये नेटली की जब सारी जानकारियां निकालते हैं तब इन्हें पता लगता है कि ज्वेलरी शॉप के बारे में जिसमें वो काम किया करती थी, लेकिन 10 दिन पहले उसने नौकरी छोड़। इस चीज को देखने के बाद ब्यूरन समझ जाता है कि शायद उसी जगह पर चोरी होने वाली है। वो अपने पूरे गैंग को लेकर के निकल जाता है। तभी हम बेकर की टीम को देखते हैं जो अपने पूरे टीम को लेकर के जाता है ज्वेलरी शॉप के अंदर। तभी वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं यान के गैंग को, जिन लोगों ने बगल वाले दुकान में चोरी की। उनके पास अब बहुत सारे हॉस्टेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर ब्यूरन आ चुका है अपनी गैंग को लेकर। उसे पता था कि ये लोग यहीं पर चोरी करेंगे, बाकी पुलिस वाले कहीं और हैं। जैसे ही इन्हें चोर देखते हैं वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। बहुत देर तक यहाँ पर गोलीबारी होती और एक गोली आकर के लग जाती है एंटी गैंग के मेंबर। तब भागने लगते हैं क्रिमिनल्स यहाँ से, मगर ब्यूरन अभी भी इनके पीछे है। वो सबको कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले, हमें ऐसे ही इनका पीछा करना है। तभी रॉबर्स भागने लगते हैं गाड़ी से, लेकिन एंटी गैंग भी उनके पीछे है। जैसे ही रॉबर्स आगे जाते हैं उन्हें एक रेड लाइट मिलती है। ना चाहते हुए भी उन्हें कार रोकना पड़ता है। तब तक एंटी गैंग वाले आ जाते हैं उनके पास और पीछे से गोलियां चलाने लगते हैं। जैसे ही ये लोग गोलियों को देखते हैं सब गाड़ी से निकल करके भागना शुरू कर देते। गैंग वाले अभी भी इनके पीछे हैं। थोड़ी देर के बाद रॉबर्ट्स भी इस बात को समझ जाते हैं। वो अंधाधुंध इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। उन्हें पता है कि अगल बगल में सिविलियंस हैं, वो सब पैनिक करेंगे। तब पुलिस वालों को रुकना पड़ेगा, लेकिन एंटी गैंग वाले नहीं रुक। वो सिविलियंस को तो संभालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सारे के सारे रॉबर्ट्स पर गोलियां भी चलाते हैं। तब रॉबर्ट्स बनाते हैं एक नई स्ट्रेटेजी। सब अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। तब ब्यूरन भी अपने सारे साथियों को कहता है कि तुम लोग भी फैल जाओ और एक एक के पीछे जाओ। सब लोग अब अकेले भाग रहे हैं गुंडों के पीछे। इसी बीच एक रॉबर पकड़ लेता है एक बच्चे को, लेकिन वो उसे मारता उससे पहले ब्यूरन उसे मार गिराता है। और दूसरी तरफ हम कार्टियर को देखते हैं जो एक रॉबर का पीछा कर रहा है। वो रॉबर भागते हुए जाता है एक पुल के पास। तब कार्टियर उस पर बंदूक तानता है और कहता है कि अगर तुम भागे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तभी वो आदमी कूद जाता है पुल से नीचे। नीचे ही उसे एक स्कूटी मिलती है जिस पर बैठ करके वो भाग जाता है। कार्टियर कुछ नहीं कर पाता। तभी दूसरी तरफ हम ब्यूरन को देखते हैं जो जाता है एक पार्किंग लॉट में। मार्गो भी उसके साथ है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तभी हम एक कार को देखते हैं जो स्टार्ट है। वो रिवर्स में पीछे आने लगती है। पीछे आते ही वो ठोक देता है ब्यूरन को। तब मार्गो गोलियां चलाने लगती है इस कार के। वो अंधाधुंध गोलियां चला। जैसे ही वो कार के पास पहुंचती है उसे एहसास होता है कि उसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी है। तब वो रॉबर अपनी बंदूक निकालता है और सीधा सीने में गोली मारता है मार्गो के। तब मार्गो यहीं पे गिर जाती है। ब्यूरन इन सारी चीजों को देख रहा है। जब वो रॉबर जा रहा होता है तब जाते समय टाटा करता है ब्यूरन को। तभी ब्यूरन को याद आता है कि कैस्पर ने भी सेम इशारा किया था। वो समझ जाता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि कैस्पर ही। अब सारे लोग वापस चले आते हैं डिपार्टमेंट। तब इन्हें एहसास होता है कि मार्गो की मौत हो चुकी है। उसकी मौत से अब सारा का सारा डिपार्टमेंट परेशान है। सब लोग बहुत ही ज्यादा उदास है, लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा उदास है तो वो है ब्यूरन। लोगों को पता भी नहीं है कि ब्यूरन और मार्गो के क्या ताल्लुकात थे। तभी कार्टियर आता है ब्यूरन पास और कहता है कि एंटी गैंग को बंद कर दिया गया है, अब हमें कहीं यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पर बेकर आता है और ब्यूरन को कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुमने नियमों का उल्लंघन किया है। बहुत सारे लोगों की तुमने जान खतरे में डाली। अब तुम जाओगे जेल के अंदर। इतना कहने के बाद वो ब्यूरन के करीब आता है और कहता है कि मैंने मार्गो की चैट पढ़ी थी, मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था। तभी पुलिस वाले आकर के पकड़ लेते हैं ब्यूरन और उसे डाल दिया जाता है एक सेल में। तब थोड़ी देर के बाद बेकर आता है और बड़ी ही बेरहमी से पीटने लगता है ब्यूरन उससे बदला लेने के लिए। तभी हम कार्टियर को देखते हैं जो अपने घर पे आ चुका है। ब्यूरन ने उसे बता दिया था कि कैस्पर ही मास्टरमाइंड है, उसी ने सारी चीजें की, इसीलिए कार्टियर परेशान है कि अब वो क्या करे। तभी यहाँ पर उसकी पत्नी आती है। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। वो कार्टियर को कहती है कि अगर तुम परेशान रहोगे तो वो परेशानी मुझ तक आएगी और मुझसे जाएगी तुम्हारे बच्चे के पास। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिस चीज को तुम लोगों ने शुरू किया था तुम उसे खत्म कर दो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। इन बातों को सुनने के बाद कार्टियर यहाँ से निकल पड़ता है और जाकर के मिलता है ब्यूरन के दोस्त से। तब उसका दोस्त उसे लेकर के जाता है डॉक्टर के पास। इस डॉक्टर ने यान का इलाज किया था, इसीलिए वो जानता है कि यान कहाँ पर मिलेगा। वो जिक्र करता है एक वर्कशॉप का। तब कार्टियर बिना सोचे समझे पहुंच जाता है वर्कशॉप के अंदर। तब उसे एक विशाल आदमी नजर आता है जो बहुत ही ताकतवर है। इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई, लेकिन अंत में कार्टियर उसे मार गिराता है। वो जैसे ही एक कमरे के अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि अंदर बहुत सारे मास्क हैं, जिन मास्क को पहन करके इन लोगों ने रॉबी थी। अब उसके सामने लगभग सारे के सारे सबूत हैं। तभी यहाँ पर यान आ जाता है और मारने लगता है कार्टियर। वो बहुत ही बेरहमी से पीटता है कार्टियर, लेकिन वो उसे मारता उससे पहले कार्टियर देखता है कि कार उसके ऊपर है। अगर वो जैक खींचे तो कार नीचे गिर जाएगी। वो ऐसा ही करता है। जैसे ही कार नीचे गिरती है उसके अंदर दब करके यान मर जाता है। तब कार्टियर की जान बचती है। वो सारे सबूतों को इकट्ठा करता है और लेकर के निकल पड़ता है पुलिस स्टेशन की तरफ और ला करके पटक देता है बेकर के सामने। उसे कहता है कि कैस्पर ही मास्टरमाइंड, इस बैग में सारे के सारे सबूत हैं जिनकी मदद से तुम अरेस्ट कर पाओगे कैस्पर।
कैस्पर, लेकिन वो बेकर को कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं आज के आज कैस्पर को अरेस्ट कर सकता हूँ, उस काम में मुझे ब्यूरेन की मदद चाहिए हो। तब बेकर यहाँ पर ब्यूरेन को बुलाता है। ये लोग कैस्पर की सारी हिस्ट्री देखने लगते हैं। सारी चीजों को देखने के बाद ब्यूरेन कहता है कि कैस्पर अब तक की सबसे बड़ी रॉबरी करने वाला है, बैंक का सारा पैसा और सारा सोना ट्रांसफर होने वाला है, वो उसे ही चुराएगा। तब ये सारे पुलिस वाले यहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम कैस्पर को देखते हैं जिसने सारे पैसे और सोने को चुरा लिया है, लेकिन उसे पता नहीं है कि पुलिस वालों को उसकी प्लानिंग पता लग गई। वो जैसे ही एग्जिट पॉइंट पर आता है, पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब हर जगह से गोलियां चल रही हैं, बहुत देर तक गोलीबारी भी है। तब कैस्पर सबको चकमा दे करके भाग जाता है, लेकिन ब्यूरेन अभी भी उसके पीछे है। भागते भागते जब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं, तभी ब्यूरेन को एहसास होता है कि कैस्पर उसके पीछे है और उसके हाथ में बंदूक है। जैसे ही ब्यूरेन पीछे घूमता है, कैस्पर उसे शूट करने लगता है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता कि ब्यूरेन ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा है। तभी ब्यूरेन नजदीक आता है कैस्पर के, वो उसे पंच मारता है और लेकर के कूद जाता है पुल से नीचे। तब ये दोनों घायल हो जाते हैं, लेकिन ब्यूरेन अभी भी जिंदा है और कैस्पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तब सारे लोग कैस्पर को घसीट के ले जाते हैं और उसके बाकी टीम मेंबर्स को भी पकड़ लेते हैं। कार्टियर और ब्यूरेन जाकर के बेकर को कहते हैं कि यहीं पर काम खत्म होता है एंटी गैंग का, हमने शहर से लगभग सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर दिया, अब हम जा रहे हैं। इतना कहते ही ये दोनों निकल पड़ते हैं और ये फिल्म यहीं पर